हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी बैठे सब लोग। ऑनलाइन चेक कर लेना आ रहा है बेटा। अरे चलो प्यारे बच्चों, बालक, पिछले क्लास में हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट पढ़ लिया था। अब मुझे पूरा ही विश्वास है कि आप लोगों ने उसको कॉपी पे अवश्य लिख लिया होगा। मैं चेक नहीं करूंगा किसने लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो। ठीक ना? ईमानदारी से हाँ ये मान सकते हैं कि आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। बाहर से करके आ जाइए। चलो प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। अब हम लोग का जो टॉपिक आने जा रहा है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उससे पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। ध्यान से देखें आप लोग। ये कार्बन है और यस ये कार्बन है और ये इसकी 4 वैलेंसी है। ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है। यहां से मैं एज्यूम करता हूं केवल एक वैलेंसी पर फोकस करने जा रहा हूं। यहां पर कोई एटम जेड लगा हुआ है और हमें पता है कि ये किससे बना होगा। ये बना होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बहुत ध्यान समझना, ये बॉन्ड बना होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस बॉन्ड को हमें किस तरह से देखना है, कहां से क्या इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा और किस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, अगर मान लीजिए इस बॉन्ड को मैंने इस मैनर में तोड़ दिया, इस मैनर में तोड़ दिया, तो प्यारे बच्चों बताओ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर फोकस करना है, जेड पर फोकस नहीं करना है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कार्बन के पास है। अभी अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ये कार्बन के पास अभी किसका इलेक्ट्रॉन है? कार्बन पे खुद का इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? बहुत सही। तो होता इस पर अभी चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इस पर किसका इलेक्ट्रॉन आ गया? जेड का, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। एंड प्यारे बच्चों, इस स्पीसीज को बोलते हैं कार्ब एनायन। इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? कार्ब एनायन। दूसरा तरीका यह है कि बॉन्ड को आपने कुछ इस मैनर में तोड़ दिया। अगर इस मैनर में टूटा तो प्यारे बच्चों बताओ, ये जो कार्बन है, कार्बन के पास केवल अपना इलेक्ट्रॉन आया है कि पड़ोसी का भी आ गया है? केवल अपना इलेक्ट्रॉन आया है। चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल। इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। चलो साहब, तीसरा तरीका देखते हैं। बॉन्ड आपका कुछ इस मैनर में टूट गया। बहुत ध्यान देखना, बॉन्ड कुछ आपका इस मैनर में टूट गया। तो प्यारे बच्चों आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने कार्बन ने
अपना इलेक्ट्रॉन क्या जेड को दे दिया है, तो कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी आपके सामने जो स्पीसीज बनने वाली है उस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे बच्चा, कार्बोकेटायन। तो आपको समझ में आया किस तरह से स्पीसीज बन रही है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मैं इस कार्बोकेटायन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं अलग से बना दे रहा हूं, अगर मैं इस कार्बोकेटायन को, ये मैंने आपके सामने कार्बोकेटायन बनाया, और इस कार्बोकेटायन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, बताओ क्या स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बन गया बेटा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। और अगर कार्बन फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ। ये बहुत काम की चीज है, आगे जब हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे बेटा, वहां पर ये हमें काम में आने वाला है। वुड्स रिएक्शन में हमें काम में आने वाला है कि वहां पर आपने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होता है, वुड्स रिएक्शन आपका आयनिक मैकेनिज्म से भी होता है। क्या बोला, फिर से बोलो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होता है और आयनिक मैकेनिज्म से। तो जब RX एल्काइल हैलाइड है, इस पर चार्ज कौन सा आपके सामने, प्लस। अब खुद बताओ, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो क्या बनाएगा, रेडिकल। क्या बनाएगा, रेडिकल। लेकिन अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बेनाइन का। समझ में आया। तो सोडियम, अगर सोडियम का एक एटम लगता है तो किस मैकेनिज्म से जाएगा वो, रेडिकल मैकेनिज्म से। दो एटम लगता है तो किससे जाएगा, आयनिक मैकेनिज्म से। समझ में आया। ये चीज हम आज ही बता दे रहे हैं, उस समय आपको बहुत आसानी से और क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए वो तो बात टकराने पे है, जितने मॉलिक्यूल टकराएगा उस हिसाब से, जितने एटम टकराएगा उस हिसाब से होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलो साहब, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, यहीं पर जवाब दीजिए। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं कि केटायन को, वही वाली भी बात बोला, केटायन को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, दो इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, दो इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो, एक टकराएगा तो फ्री। समझ में आएगा। तो ये वुड्स रिएक्शन का बेसिस भी बनेगा मैकेनिज्म लिखने में, बना लीजिए। बना लिया, हाँ। थोड़ा फास्ट लिखो भैया, बहुत धीरे धीरे लिखते आप लोग। यू आर राइटिंग वेरी स्लोली स्लोली, वाई। तो मैं टाइम पास कर लेता हूं थोड़ा सा। ये क्या हुआ, अच्छा ये, ठीक ठीक, अभी से। बड़े कमजोर कमजोर बच्चे मिले भाई। क्या हुआ, तुम चुप रहो, बस तुम लिखते रहो, दिमाग मत लाओ ज्यादा। लिख लिया, देखो हम टाइम पास कर रहे हैं केवल, तुम चुप रहो। क्या हुआ, लगना क्या है, गजब इंसान है यार। अरे चुप रहो, वो तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा होगा, ऐसे मत देखा करो, इधर आ जाओ। चलिए साहब आगे बढ़ जाए। हाँ, ब्लैक स्क्रीन आने लगा वापस से, क्या दिक्कत है भाई। आज सुबह मॉर्निंग क्लास में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है शायद, कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, टीचर नहीं दिख रहा था। हाँ मतलब जो भी है। चलो बेटा देखो, लिखो बेटा,
रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज सुबह इसको बनाया मैंने, कल व्हाइट था आज ब्लैक हो गया। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ चेंज किया आज मैंने इसमें। क्या हुआ? हाँ लिखो बेटा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा ये बेहतरीन तरीके से आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तीनों को, तुम गए इधर से आए उधर से, परिक्रमा लगा रहे हो क्या? कर अब परिक्रमा लगा लेते हैं भैया। चलो प्यारे बच्चों समझो ध्यान से। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल आपने देख लिया, कार्बोकैटायन। अच्छा कार्बोकैटायन का नाम और है, क्या है? कार्बोनियम आयन, लेकिन एक नाम और है कार्बेनियम आयन। कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कार्बेनियम आयन? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। मुझे पता है, मैंने कल ही बोला था, कई लोग हाथ उठाएंगे आज। कार्बेनियम आयन। अब मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना, और ये आपके सामने कार्बन आयन। कार्बोनियम आयन एनसीईआरटी भी लिख देता है, एंड ये भी लिख देता है कि पहले इसे कार्बोनियम आयन बोला जाता था, लेकिन इतना फेमस हो गया है कि आज भी इसको कार्बोनियम आयन बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। लेकिन इसे विड्रॉ क्यों कर लिया गया नाम, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जरा क्वेश्चन का जवाब देना, मैं पूछना चाहता हूं, ये आपके सामने क्या है? वाटर। इसकी एक वैलेंसी बढ़ाकर मैंने प्रोटोनेशन करके क्या बना दिया? इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एंडिंग किससे हो रही है? ओनियम से। अरे बोलो ना। चलो बेटा, मैंने आपके सामने लिखा, दैट इज, ये क्या है आपके सामने बताओ? अमोनियम, अमोनिया। और ये आपके सामने क्या बन गया बताओ बेटा? अमोनियम, ओनियम। जब भी ओनियम हो रहा है, एक वैलेंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक वैलेंसी बढ़ने के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तब ओनियम लग रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? ये आपके सामने क्या है? CH4। लेकिन इधर क्या हो रहा है? CH3+। वैलेंसी बढ़ रही, कब हो जा रही है? इसीलिए लोग उनका इसमें ओनियम नहीं लगाएंगे। तब एक नया नाम आया जिसे क्या बोलते हैं? कार्बेनियम आयन। जाके नेट पे सर्च करना, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा कार्बेनियम आयन। समझ में आया? एक स्पीसीज होती है, ये भी ध्यान से समझ लो। CH5+ भी एक स्पीसीज होती है, लेकिन इतनी हाईली अनस्टेबल है, इतनी हाईली अनस्टेबल है कि इसको आइसोलेट नहीं किया गया, मिथेनोनियम आयन। लेकिन इसे हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ये वैलेंसी बढ़ाकर प्यारे बच्चों। तो याद रखना, हमें एक चीज क्लियर, हमने आपको बता दिया। क्या बता दिया मैंने? कि क्यों कार्बेनियम आयन को एक्सेप्ट किया गया, उसके पीछे रीजन समझ में आ गया। लेकिन अगर यही बात नहीं कि एग्जाम में आ जाए मिथाइल कार्बोनियम आयन, तब आप यही बना के आओगे। क्या बना के आओगे? यही, ठीक है ना? चलो साहब, तो आइए आप लोग जवाब दीजिए, सारी कहानी आप लिख सकते हो। बताओ, आप बोलोगे, ये समझ लो एकदम वर्कबुक एक्सरसाइज की तरह हो गया आपके लिए। आपके सामने इधर 3 पॉइंट्स हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। इधर कंपैरिजन बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं आप, 10 एंड 11 पॉइंट का कंपैरिजन है, टोटल 11 पॉइंट कंपैरिजन है। आप समझिए ध्यान से। तो चलिए जवाब दीजिए, बताइए किस क्लेवेज से बनता है ये? बड़े वेरी गुड, आप जवाब दीजिए, क्या है ये? होमोलाइटिक। ये क्या हो रहा है? कोई भरोसा नहीं है इसका। पिछली बार स्कैन करा दिया था एक बच्चे ने, जितना लिखा था सब चला गया था उस पेज का। इस पेज का सब है, यस, देखा यहाँ गायब हो गया। इसलिए मैंने एक ही लाइन लिख के तुरंत कर दिया उसको। हमने कहा नहीं साहब मास्टर आप समझदार हो गया ये क्या? अब लैग भी खत्म हो गया। ये कैसा बेटा? होमोलाइटिक। ये बताओ बेटा, वेरी गुड, हेट्रोलाइटिक। अगला वाला बताओ,
हेट्रोलाइटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है sp2, इधर क्या है sp2, इधर बताओ sp3। लेकिन जनहित में जारी, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं CH3 रेडिकल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बाहर आके मुझसे बात मत करने लग जाना कि सर CF3 रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है sp3 होता है। बेंट रूल आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा, मोर यूनिटम लगने के कारण वहां बताया जाएगा। मेरी चर्चा का विषय वो नहीं है, हम ऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं CH3 रेडिकल के बारे में, बोलो है ना। इसलिए हम यहां पर क्या लगा दे रहे हैं आपका स्टार। और वैसे भी रेडिकल का एक छोटा सा सेगमेंट ही हमें पढ़ना है, पूरा रेडिकल हमें पढ़ना नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, समझ में आया बेटा। हमारे सिलेबस में बहुत सिंपलेस्ट है। बॉन्ड एंगल बताओ 120 डिग्री, और जब वहां स्टार लगाए तो यहां भी स्टार लगा देते हैं। अगर वो वाला एग्जाम्पल आ गया तो उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। इधर बताओ बेटा 120 डिग्री, यहां बताओ। मतलब पढ़े लिखे इलिटरेट अगर कोई है ना तो वो इसी क्लास में कई सारे बैठे हैं। 109 डिग्री 28 मिनट बता रहे हैं और उनको इतना नहीं पता है कि निगेटिव चार्ज लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बुरा तो नहीं लगा, लगना चाहिए था, लगभग 107 डिग्री। मतलब ये तो यार क्लास 11 की बात है, नहीं ध्यान क्यों नहीं दिया, यही तो बात होती है। sp3 देखते कूद पड़े बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ना तो जैसे आप ये पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो, इसे क्या बोलते हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। गजब के इंसान हो यार, ऐसी चीज करोगे। और लोन पेयर कहां पे होता है इसमें, लोन पेयर कहां रखते हैं, लोन पेयर हम यहां रखते हैं ताकि ताकि उसमें रिपल्सन कम हो। पढ़ा लिखा इंसान हूं। अगर एक लोन पेयर आ जाए, क्यों रखते हो, एक लोन पेयर आ जाए हटा दो। कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, के शेप, अरे के भी तो दिख रहा है, पाई शेप भी तो दिख रहा है, सी सो शेप भी तो दिख रहा है। बच्चा रट रहा होता है, दिख रहा होता है उसमें के शेप है, पाई शेप है, सी सो शेप है। अगर तुमसे कह दिया जाए कि दो लोन पेयर है तो अब तुम बताओ दो लोन पेयर शेप क्या दिख रहा है, टी शेप। 3 लोन पेयर आ गए तो क्या दिख रहा है, लीनियर। रटने की जरूरत क्या यार, गजब है, दो कौड़ी का। वो बात है कि हम उस फील्ड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। जिस दिन एंट्री कर लिया इस सब लेवल का मैं आज से नहीं सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। हम इस लेवल का ये सब हम यहां नहीं पढ़ाते थे, बनारस से पढ़ाते थे, ठीक है ना बेटा। ये उस समय की बात है, ठीक है ना। आ जाइए, किसी में भी देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो H इक्वल टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट कैटायन एंड एनायन। फॉर एग्जांपल आपके सामने H3O प्लस, H3O प्लस से बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 मोनोवैलेंट कितने 3, कैटायन के माइनस रो कितना हो गया 8 बटे 2 4। अगर वैल्यू 4 आती है तो sp3। और लोन पेयर निकालने का तरीका L इक्वल टू H माइनस S, जहां S इज ए सराउंडिंग एटम। H कितना है अभी 4, सराउंडिंग एटम कितना है 3, 4 में से 3 लोन पेयर 1। आ जाओ वापस आ जाओ, नहीं ठीक ठीक वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। नहीं कुछ नहीं लिखना नहीं है, सब पढ़ाया जाएगा आपको। हम तो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं बस। क्या हुआ, क्या कह रहा है, वापस आ जाइए वापस आ जाइए, ठीक है ना। चलिए, मैंने अपनी पहली क्लास लाइफ में फिजिकल केमिस्ट्री से ली थी। एक्स इंस्टीट्यूट में जो मुझे पहली क्लास देने जा रहे थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। पढ़ा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा हूं ठीक है ना, मतलब इतना समझ में आ गया। पहली क्लास हमने फिजिकल से स्टार्ट करी यानी कॉन्फिडेंस, किसी ने इनऑर्गेनिक दी यानी उसको मेरे पर विश्वास। मैं आज ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, आप सब मेरे सामने बैठे हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिजिक्स भी पढ़ा, चलो अच्छा वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, चलो फालतू बात कराते हो। सेब की बात बताओ, सेब
शेप क्या है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो, अगला बताओ, ये भी है, कम से कम हंसी तो आई कहीं से। अगला क्या, ये भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, मैंने वो स्टार क्यों लगाया समझ गए होगे? चलो, कोई तुम्हें भरमाए कि स्टार ऐसा तो नहीं होता है हर जगह, उसे कहना स्टार लगा है, तो अगर तुम समझाओ, कर तुम खुद समझ लो। हाँ, इधर क्या होगा? हाँ, पिरामिडल, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन। चलो सब, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने से पास? 7, 3 हाइड्रोजन है तो उससे क्या 6 और एक वो आया 7 इलेक्ट्रॉन। इधर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इधर निगेटिव चार्ज ऊपर छुपा हुआ है बेटा, ठीक है ना? ये क्या है? 8। बेहतरीन जवाब। ऑक्टेट इनकंप्लीट, यहां पर इनकंप्लीट, यहां बताओ कंप्लीट। अच्छा, नेचर बताना आपको, इनकंप्लीट है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा आपके सामने? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर भी स्टार लगाने जा रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल, इधर दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। देखो, एक ही टेबल में 3 कंपेयर हो रहे हैं। इधर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको पढ़ा रखा है, तो इसको पढ़ाने अब क्या हो गया? आसान। चलो बेटा, अब आपको बताना है मैग्नेटिक बिहेवियर। बताओ बेटा, पहला वाला क्या है? कैसे पता चला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक। अगला बताओ, पेयर्ड होंगे डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट बताओ, डायामैग्नेटिक। एसिड बेस, लुईस एसिड लुईस बेस बताना है, इसे बताओ। लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस एसिड की लुईस बेस। एसिड होते लोन पेयर एक्सेप्टर, ये पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? अपन बात नहीं करेंगे। हाँ, यहां बताओ, यस, दिस इज द लुईस एसिड। अगला बताओ, ये बताओ, लुईस बेस। हो गया? चलिए नेक्स्ट, तो साथ साथ लिख लिया होगा तुमने, टाइम थोड़ी लगा होगा बेटा। हाँ, छोड़ दो बाकी। स्टेबलाइज्ड बाई, स्टेबलाइज्ड बाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके पास, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकंप्लीट है? इनकंप्लीट है, तो ये क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी दूसरे को शेयर कर देगा कि किसी से लेगा? तो इसको स्टेबलाइज करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला, किससे लेने वाला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहां पे लिखेंगे स्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन एक बात समझना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ईडीजी। और यहीं पे बोल सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बोले तो ईआरजी, एआरजी नहीं। हाँ, ये क्या है? ईआरजी। अब समझना ध्यान से। अब यहां पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्टार, यहां पे भी हमने लगाया स्टार क्योंकि ये है खतरनाक, तो यहां पे भी हम स्टार लगाते हैं और एक बात लिखते हैं, बहुत ध्यान समझना। स्टेबलाइज्ड बाई
both plus m and माइनस m इफेक्ट ग्रुप। बहुत ध्यान समझना बेटा, फ्री रेडिकल को हम प्लस m से भी स्टेबलाइज कर सकते हैं और माइनस m से भी। आप में से कई सारे बच्चे चीज नहीं जानते हो, मुझे पता है। अभी मैं पूछूं तो आप बोलोगे प्लस m से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और माइनस m से कम होगी। कितने लोग इतना ही जानते थे आज तक? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, प्लस m भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और माइनस m भी। ज्यादा कौन बढ़ाता होगा लेकिन? माइनस m। कौन? माइनस m। समय आएगा, हम विथ एग्जाम्पल विल डिस्कस लेटर, टाइम आने पर विल डिस्कस लेटर विथ एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल जेईई मेंस में आ चुका है, हमारे भी पहले पॉलीमर चैप्टर में दे रखा था, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे केवल इसका, जब हम लास्ट करेंगे जीओसी। जीओसी का जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उस दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। तो याद रखना कि फ्री, इसलिए का फ्री रेडिकल समझना आसान नहीं है। यहां बीएमओ एबीएमओ का कंसेप्ट लगेगा। कौन सा बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट लगेगा। हम वहां भी बात करेंगे। होमोसोमो का कंसेप्ट लगेगा। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आए? हम चर्चा बाद में करेंगे। चलो अगला बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसे क्या बोल देते हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा क्या बताओ, ये इसके पास निगेटिव चार्ज है, अरे बोलो ना, दिस इज द CH3 माइनस। तो एक्सेस में डेफिशिएंट है कि सफिशिएंट है? तो अपने निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कि नहीं करेगा? तो शेयर किसको करेगा? जो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। EWG और WG कौन होते हैं भैया? जिनके हम फैन हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन। देखो याद हो गया आपको। आपकी टेस्ट में तो मैंने मैच द फॉलोइंग बहुत आसान दे दिया था जानबूझ के, अमीनो एसिड में वन वर्ड की एक मैच कर जाए तो ठीक हो जाए। इस बार वो दूंगा टेस्ट में, हाँ, जब मोर देन वन, जब तक सारे मैच नहीं कराओगे सही नहीं हो। अब तो ऑप्शन तो मैंने कहा पहला पहला है, दूसरे में थोड़ा मामला और अच्छा करेंगे। दूसरे में भी आएगा वन वर्ड कोड, वो तो फिर देगा, वो तो इस बार ऑप्शन हम बनाएंगे ना। हाँ, पिछली बार हमने ये बनाया था ना कि तुम अभी खड़ा होना सीख रहे हो, ठीक है ना। वापस आ जाओ। अब प्यारे बच्चों वापस आओ। अब सुनो ध्यान से, अगर हम CH3 की बात करें रेडिकल की, तो बताओ यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? बताओ, sp2। अरे बोलो ना, ये क्या है आपके सामने? sp2। यहां पर भी क्या होगा बेटा? sp2 CH3 प्लस, और यहां पर क्या होगा? sp3। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका AIPMT में आ चुका है, इसलिए चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। समझना प्यारे बच्चों, एक S और दो P मिलकर, एक S और दो P मिलकर 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर हम एक सिग्मा बॉन्ड की बात करें, हम इस सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना होगा बेटा? ध्यान सुनो, ये किस ओवरलैपिंग से बना होगा? ये बना होगा आपका sp2 1s ओवरलैपिंग से। हाइड्रोजन का 1s और sp2 1s ओवरलैपिंग से बना है, बोलो ना। तो ये भी sp2 1s, sp2 1s और sp2 1s ओवरलैपिंग से बना है। अगर मान लिया px एंड py ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो कौन वैकेंट है? जो कि px एंड py के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसे हमने क्या नाम दे दिया? दिस इज द pz, दिस इज द pz। तो प्यारे बच्चों, अगर इस pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p में, जो कि
परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन है, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसे बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल। क्या लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर पी ऑर्बिटल एंड परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। लेकिन अगर वो वैकेंट है, अगर वो वैकेंट है, ये भी कैसा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, वैकेंट प्योर पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, तो उसे क्या बोलोगे हम लोग, कार्बोकैटायन। दोनों फर्क समझ में आया? दोनों में क्या फर्क है बताओ? बस अंतर है, इसमें प्योर पी में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड और इसमें नहीं है। लेकिन उसकी बात करें, एक एस और 3 पी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्या सारे मिल गए कि नहीं मिल गए? और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें से 3 sp31s, sp31s और sp31s से क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, बोलो ना। लेकिन एक जो है ये क्या है, ये आपका है sp3, जिसमें है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कैसा बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहेंगे लोन पेयर, और जिसके कारण इस पे चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें अपने का है और एक पड़ोसी का है, आपको बताया था मैंने, बोलो ना। तो ये है, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल है तो उसे क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। आओ मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मैं आपके सामने कुछ बना रहा हूं, बताना, इधर देखो, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। ये आपके सामने देखना बेटा, ये स्पीसीज बनी हुई है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये आपको कैसा दिख रहा है, बेज, और ये कैसा दिख रहा है, डैश। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये बोर्ड के प्लेन में बेज और डैश, क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? ये sp2 ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड। और जो प्योर पी है वो परपेंडिकुलर टू क्या मॉलिक्यूलर प्लेन है कि नहीं बेटा, बताओ। अब इसी में अगर मैं कहूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्योर पी में, तो क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल। और कहूं वो वैकेंट है तो क्या है, कार्बोकैटायन। क्या समझ में आ गया? एंड आपके सामने जो दूसरा केस बन रहा है उसको भी ध्यान से देखिए। ये जो केस आपके सामने बन रहा है, इधर देखें ध्यान से, ये आपका प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, ये वेज है और ये क्या है, डैश। क्या ये आपके सामने कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, बोलो ना। लेकिन यहां से एच गया तो कैसे है, पिरामिडल शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3। क्या है, sp3, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, कार्बन आयन को। क्या समझ में आई? बना लीजिए। अब मुझे इतना तो लग रहा है कि इसको आपको समझने के बाद टोटल पॉइंट कितने हो गए, 11। इसको समझने के बाद आपका तीनों में कंपैरिजन एकदम क्लियर हो गया होगा, लाइन बाय लाइन। हाँ जी, ये ना बेटा, स्टेबलाइज्ड बाई, इसको कौन स्टेबल करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कि इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कब स्टेबल होगा, जब इसको मिलेगा ना। इसको कौन देगा, आप दोगे। मान लो आप दोगे तो आप कौन हो गए, देने वाले, इसको इलेक्ट्रॉन किससे लेने वाले, तो आप कैसे ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए ना, तो स्टेबलाइज बाय यू। लिखो, आराम से लिखो। अरे गजब यार, इस समय तुम लोग आराम से लिखो, तो याद भी नहीं दिलाया किसी ने। अरमान, भाई मैं जनहित जारी, एक बार और बोल दे रहा हूं, जनहित में जारी, क्लास रेगुलर रहे, ना आए तो बिना मेरे पूछे कारण बताओ, नोटिस तुरंत बता दे क्यों नहीं आए हैं। एंड क्योंकि क्लास एब्सेंट है, तो अगर आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लाइव चलना भी तो चाहिए। हम तो लगा लिए, मॉर्निंग बच्चे का आ गया है कि बायोलॉजी क्लास में, आधी क्लास में तो सर दिख ही नहीं रहे हैं, तो सर नहीं दिख रहे तो बोर्ड भी नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा था पूरा, उसने वीडियो बना के भेजा है, और जो लेक्चर चला गया वापस नहीं आएगा फिर।
और आपके सामने जो बनाया है मैंने, देखो बेटा, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप जाके देखेंगे CH3 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अरे बोलो ना, ये प्लेन है, जो ट्राइंगल बना हुआ है, एक प्लेन है, वो परपेंडिकुलर क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल है, और ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3 माइनस को, जो कि हमने आपको एक एक चीज आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दी। बना लीजिए। अब आपके सामने आने जा रहा है कुछ नया, जिसे बोलेंगे क्या, कार्बीन। चलो तो मेरा आईपैड भी हैंग करने लग गया। अरे गजब इंसान हो यार, चुप से रहो तुम। बट मैंने जब इसको लिया था तो बोला था, मार्केट में गया, कह रहा सर ले लीजिए, 256 GB का है। हमने कहा नहीं, 512 GB का चाहिए आईपैड। कहा सर अवेलेबल कोई नहीं लेता है सर, कोटा में जरूरत ही नहीं किसी टीचर को, आप क्या बात करते हैं। हमने कहा मुझे पता है, मेरे पास 2 मोबाइल है, ये देखो, एक में 256, एक में 128 है, सब भरा हुआ है। तब स्पेशल के लिए हमको, फिर स्पेशल के लिए वेट करना पड़ा, 512 आया ऑर्डर करके, अब वो भी हैंग कर रहा है। आपका अब सोच रहा हूँ, हाँ यार, तुम में से कोई AIR1 निकाल देता ना तो मैं उसी दिन खरीद लेता, और एक उसको भी गिफ्ट दे देता। हाँ, इस बैच का AIR1 निकाल देता। हाँ वापस आ जाए तो छोटी मोटी चीजें यार, मैकबुक और ये क्या बात करते हो, आज जो मैं चाय पिलाऊंगा उससे महंगी चीज। अरे मतलब ठीक है, वो अलग बात है। AIR1 आओगे तुम्हें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तुम्हारे पीछे लाइन लगा के खड़े होंगे। समझ में आया? बहुत सारे को देखो, हाँ सब कहेंगे बस खाली। एक बार मैं एक्स इंस्टीट्यूट में था, AIR1 एम्स, हाँ वही वाली एम्स AIR1, तो विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा था। तो देखा तो पब्लिकेशंस वाले लाइन लगा खड़े थे, पर्चा सब कुछ लिखा था, प्लीज साइन कर दीजिए। पढ़ा भी नहीं, चेक, ये अब वो छाप, ये बच्चे ने हमारी किताब पढ़ी है, इसका साइन देखो। हाँ ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है ना, हाँ लेकिन हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इधर आ जाओ, हाँ वापस आ जाइए। कार्बिन, कार्बिन प्यारे बच्चों ध्यान समझना, कार्बिन, ये जो आपके सामने CH2 है, इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन, क्योंकि CH2 को हमने आपको पढ़ाया था, बाइबल क्या था, मिथाइलिन। याद आ रहा है क्या तुम्हें, क्या तुम्हें याद है? हाँ मिथाइलिन आपको बताया था, मिथाइलिन, बहुत ध्यान समझना। अब अगर हम आपसे बात करें तो ये, एक मिनट, यहां भी मैं एक स्टार लगाने जा रहा हूं। स्टार का मतलब ये होता है कि अगर तुम अपने सिलेबस से ऊपर जाओगे तो यहां बहुत ऐसी चीजें होंगी जो मैंने क्लास में नहीं बोली है और वैसी भी पाई जाती हैं। स्टार का मतलब यह है, बियॉन्ड योर सिलेबस जाओगे तो बातें अलग हो जाएंगी, कुछ और भी बातें आ जाएंगी। हम विद इन योर सिलेबस आपकी बातें करने जा रहे हैं। तो ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कार्बिन न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन अपने सिलेबस में चूंकि जनरली सिंगलेट कार्बिन की बात होती है, और वो मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, मेनली इलेक्ट्रोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, मेनली इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, बॉन्डेड विथ 2 मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, इसे बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड CH2, जिसे बोलते हैं हम लोग मिथाइलिन। क्या बेटा, ये मिथाइलिन, इसे हमने नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन। इस कार्बिन को अगर हमने 2 Cl लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज कॉल्ड एज डाई, बता चुका हूं मैं, डाइक्लोरोकार्बिन, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, DCC, DCC। आपका एक टेस्ट हो चुका है, अगला टेस्ट बस आ ही गया, समझ लो।
मतलब ये संडे आ गया मतलब टेस्ट आ गया, फिर तीसरा हफ्ता आपको पता नहीं चलेगा कितना फास्ट निकलने वाला है। और मेरे वादे के अनुसार मैंने 3 टेस्ट के एवरेज के लिए बात करी थी, मैं ध्यान दूंगा। पहला टेस्ट का मेरे पास आ चुका है मार्क्स कई बच्चों का, सेकेंड और टेस्ट में, इसलिए मैंने कहा बेहतर करो, अच्छा करो, ठीक है ना। आई साहब, तो अगर हम आपसे पूछे तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है, बताओ बेटा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए। यस, यू कितने हैं तो बताइए ना, कितने बेटा। देखो बेटा कैसे, ये आपके सामने क्या है 2, यहां क्या है 2 4 और 2 6, गजब है, देख रहे पता नहीं क्या, 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है आपके सामने 4 इलेक्ट्रॉन। चलो साहब, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हेंस क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन फिर भी हम इस पे क्या लगाने जा रहे हैं, स्टार। आगे बढ़ जाए, बहुत डिटेल नहीं है इन सबका, लेकिन जितना है उतना तो हम लोग पढ़ेंगे ही। बढ़े, अब सुनो ध्यान से, इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप, बहुत ध्यान से देखना, प्लीज लिसन केयरफुल्ली, बनाने से पहले देख लो। इट इज ऑफ 2 टाइप, एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। ध्यान समझना, एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। मुझे लगता है सबको विजुअल है पीछे तक, चलो बहुत ध्यान समझना। सिंगलेट और ट्रिपलेट आता कहां से है, मल्टीप्लिसिटी से। किससे आता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। अभी हम बता देंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, लेकिन उसको हमें पढ़ना नहीं है। अब समझो ध्यान से, सिंगलेट में क्या होते हैं कि जो इसमें आपके सामने जो हमने बोला है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेट। और जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो होती है 2s+1, 2s+1। बहुत ध्यान सुनना, जहां s इज ए सम ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे बोले कि यहां पे निकालिए, मैं हटा दूंगा लिख के, यहां पे यहां लिख दिया मैंने 2, s की वैल्यू कितनी होगी, +½ और -½ का सम कितना होगा 0, बोलो ना। और +1 वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 आने का इसको क्या बोला गया, सिंगलेट बोला गया। अगर मैंने आपसे बोला कि यहां पे बताओ 2 +½ और +½ कितना होगा, बोलो 1 आया, और प्लस क्या है 1, बताओ वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको क्या बोला गया, ट्रिपलेट बोला गया। क्या समझ में आया, अरे समझ में आया 1 कैसे लिखा, +½ सब पैरेलल है दोनों बेटा, और ये कैसे है बेटा एंटी पैरेलल है, तो एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, +½ है -½ उनका सम होता है, एस क्या है सम ऑफ स्पिन। तो इसको हमने क्या कर दिया यहां से, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की क्यूरियोसिटी है, हो सकता है मैं क्लास से बाहर जाऊं, कहे नहीं सर आप समझा दो, मैंने क्लास में बता के हटा दिया, लिखना नहीं है आपको। अब सुनना, यहां पे अगर हम बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन है प्यारे बच्चों, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो ये कौन सा, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपके सामने, sp2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इसके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं, sp2 में। लेकिन वहां पे देखो ट्रिपलेट में क्या दिखाई दे रहा है, एक किस में होता है sp2 में, और एक किस में होता है प्यारे बच्चा, प्योर p में होता है। किस में होता है, प्योर। आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास एक वो सच्चाई लेके आ गए हैं कि ये होता है। एंड साथ में अगर हम एंगल की बात करें, एंगल की बात करें तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या यहां 2 इलेक्ट्रॉन का इस बॉन्ड से रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोलूं ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों रे, क्योंकि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां रिपल्सन क्या है कम। तो ये जो आपके सामने जो एंगल आता है, ये एंगल लगभग आता है 136 डिग्री। कितना आता है बेटा 136 डिग्री। और ये एंगल जो आता है ये लगभग आता है 103 डिग्री। कितना आता है बेटा 103 डिग्री। अगर हम आपके सामने बोले हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो बेटा देखो ये क्या है, लोन पेयर है कि नहीं बेटा, और 1 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, बोलो sp2। क्या होता है, sp2। लेकिन ट्रिपलेट की बात करें, ट्रिपलेट की बात करें, ड्यू टू बेंट स्ट्रक्चर, क्या बोल दिया, ड्यू टू बेंट स्ट्रक्चर, ये भी किस हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है, sp2। लेकिन जो फ्यू होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, sp में। फ्यू जो होते हैं कार्बिन वो किसमें पाए जाते हैं, sp में। लेकिन मेनली किसमें पाए जाते हैं बेटा, ये sp2 में। इससे ज्यादा आपको जानकारी लेने की यहां जरूरत नहीं है। अब याद कैसे होगा आपको, सिंगलेट में बताओ कैसे बताओगे। अरे उधर क्या देख रहा है, बहुत कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो केवल आपके उस फैक्टर से नहीं निकल के आती जो फैक्टर आपको बताया गया है। बहुत कुछ बाउंड एंगल भी डिसाइड करता है। बेंट स्ट्रक्चर होने के कारण क्या हो गया, sp2 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। और अगर आप इसको लीनियर मान लेते हो, इसको इंक्लूड नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका, sp हो जाएगा। लेकिन मेनली किस फॉर्म में पाया जाता है, sp2। ये जो मैंने रेफरेंस लिया है ये क्लेडन, स्टुअर्ट एंड वारेन बुक से लिया है, और ये जो आपके सामने लिखा है ये जेरी मार्च बुक से लिया गया है, और दोनों इंटरनेशनल रेफरेंस बुक है, मतलब स्टैंडर्ड बुक है, इनसे किताबें लिखी जाती हैं। समझ में आया बेटा। वैसे देखा जाए ये भले मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन जो इसका रेंज होता है, रेंज, इसका रेंज होता है 100 से लेके 110 डिग्री का, और इसका रेंज होता है 130 से लेके 150 डिग्री का। लेकिन वो आपको जानना नहीं है, ज्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जा सकते। अच्छा याद करने का तरीका सुनो, याद करने का तरीका सुनो। क्या, कैसे पता चलेगा कि इसमें एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है और उसमें डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा। सर रट लेंगे और क्या करेंगे, अरे बोलो ना, अरे कह दो ना। अच्छा चलो एक मजाक करते हैं, सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो। सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो। अरे मोनो भी तो बोलते हैं ना, सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो। अब हम एंट्री करने आ रहे हैं तुम्हारे बॉटनी में, मोनोसियस एंड डायोसियस। अब कई बच्चे, अभी मैं पूछ लूं ना मोनोसियस डायोसियस है तो इस क्लास में नहीं पता होगा, मुझे पता कई को नहीं पता होगा, या बार बार वो रटते होंगे बार बार। अच्छा रिवीजन कितने लोग करते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ, हाथ करते हैं, मुझे पता चल गया ना। तो याद करने का तरीका यह है, सिंगल मतलब मोनो, एंड मोनो में है दोनों, नहीं समझ में है। सिंगल में मोनोसियस का मतलब क्या है, एक ही पे मेल और फीमेल दोनों। अब दो कई लोग रटते हैं, सिंपल सी बात है। सिंगल मतलब मोनो, सिंगलेट मतलब मोनो, और मोनो में एक ही ऑर्बिटल में है, याद हो, एक पंथ दो काज, इधर भी और उधर भी। और अगर नहीं है तो फिर अलग अलग है तो क्या हो गया, ट्रिपलेट। इज इट क्लियर। चलो अब सुनो, इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो व्हिच इज मोर स्टेबल, व्हिच इज मोर स्टेबल। तो प्यारे बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें देन ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। लगभग 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 8 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है, 8 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है बेटा। किसका बताओ एनर्जी ज्यादा होगा, ट्रिपलेट की एनर्जी ज्यादा कि सिंगलेट की, बोलो। हाँ सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा। डिफरेंस, ए में डिफरेंस लिख रहा हूं, अरे चलो छोड़ो, उसी वैल्यू क्या लिखोगे, लिख के रटोगे फिर लिखोगे। सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबल ट्रिपलेट, क्यों बताओ। क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में यह रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, एक ही ऑर्बिटल होने का यह रिपल्सन ज्यादा होगा। तो लिखे बेटा इसमें, इसमें रीजन लिख ले ब्रैकेट में, लेस रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, किसमें रहे, ट्रिपलेट। लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बेटा, तो अलग अलग ऑर्बिटल में है कि नहीं बेटा, और यहां एक ही में ज्यादा रिपल्सन कहां होगा, यहां ज्यादा रिपल्सन होगा। अरे बोलो ना, हेंस ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, मतलब जनरली ऐसा होता, जनरली है, दिस इज कॉल्ड जनरली। क्या हुआ, वो तुम्हें नहीं पता चलेगा, वो हम बता रहे हैं।
वो मैंने बता दिया इसलिए तुम इतना सोच पा रहे हो, हम नहीं बता दे तुम इतना सोच भी नहीं पाते। वो होता है मतलब, ठीक है ना बेटा, वो उस लेवल पे जाके हमें चर्चा करनी पड़ेगी और हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाना पड़ेगा। समझ में आया? इसका एक होता है ईएसआर, ना, ईएसआर से पता लगाया जाता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारी चीजें वहां से आई हैं। ठीक है बेटा, आपको उतना नहीं जानना है, बस आप इतना जान लो। आप ये भी मत रखना कि sp2 में एक है और प्योर p में एक है, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस इतना याद रखना, एक में क्या है, एक में दो है और एक में क्या है, अलग अलग है, खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो जनरली क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। अब लिखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिंगल इंसान भी स्टेबल हो जाता है। नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आया अभी। अगर कोई सिंगल इंसान है और आप उसके घर पहुंच गए 5 बजे कि हम उसके घर जा रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि वो 5 बजे वहां मिले, क्योंकि भाई सिंगल है। उसे कुछ पता नहीं है वो कब आया, कब जाया, कब खाया, कब सोया, ना आने का पता, ना जाने का पता। लेकिन अगर उसके लाइफ में बैक बॉन्डिंग आ जाए, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे, बीबी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख देंगे। हाँ, अगर उसके लाइफ में बैक बॉन्डिंग आ जाए तो आने का भी पता, जाने का भी पता। 7 बजे घर पहुंचना है तो 7:01 पे घर के अंदर ही होगा। इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। तो सिंगल भी स्टेबल हो सकता है अगर उसके लाइफ में आयरन बेटा बैक बॉन्डिंग आ जाए। तो लिखो, अरे लिखो लिखो, ये देखो गजब इंसान है। तो लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो, हाँ लिखो, इफ बैक बॉन्डिंग, बगल में लिख लेना, इफ बैक बॉन्डिंग, बगल में क्या लिख लोगे, हाँ, इज प्रेजेंट, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मैं खुद लिख दे रहा हूं। इफ, चुप रहो, बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ए बेटा चुप रहो, इफ बेटा ये जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सारा स्थायित्व इसी पे डिपेंड करता है, बहुत मैक्सिमम, मतलब जीओसी की बात कर रहा हूं। अभी आगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरा बहुत सारी जगह जहां बैक बॉन्डिंग आते ही किंतु परंतु लेकिन सारे प्रश्न खत्म, बस तुम स्टेबल हो, हम तुमसे आगे नहीं जा सकते। तो इफ बैक बॉन्डिंग, मतलब जनरली आएगा, इफ बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। ये आपको पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपके सामने, ये देखो बेटा, ये मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ध्यान देखना। यहां एफ है और यहां एफ है, बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है कि नहीं? फ्लोरीन के पास, इसके पास लोन पेयर है। और ये बताओ क्या ये सिंगलेट है? दिस इज द सिंगलेट। सिंगलेट कैसे पहचाना? मोनो पर दोनों। सिंगलेट कैसे पहचाना? मोनो पर दोनों। अभी ये कैसा है? वैकेंट है कि नहीं बेटा? अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? इसमें शेयर कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा है तो बैक बॉन्डिंग का केस ये होता है कि यहां पर या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे शेयर कर देगा। आजू बाजू क्या होना चाहिए? आजू बाजू। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? यस। समझ में आया बेटा? तो अगर अब हम आपसे बात करें स्टेबिलिटी की, किसके आने के बाद? बैक बॉन्डिंग के, ठीक है ना। और हम किसके रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं? हमारे सिलेबस में जनरली किसके बारे में बात करी गई है? सिंगलेट के बारे में। हम ट्रिपलेट के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं लिख रहा हूं CF2, CCl2, CBr2, CI2। ऐसे लफ्ज बढ़ाया मत करो। तो यहां की जो ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है बता सकते हो बेटा? कौन सी ओवरलैपिंग है? ये आपके सामने 2p ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग है? 2p ओवरलैपिंग है। तो अगर हम बताएं
2p अच्छी ओवरलैपिंग है, 2p अच्छी ओवरलैपिंग है, 2p अच्छी ओवरलैपिंग है। तो अब बताओ क्या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बता सकते हो? इसमें कैसी ओवरलैपिंग होगी? 2p इसमें कैसी होगी? 2p इसमें कैसी होगी? 2p और उसमें कैसी होगी? 2p तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन गया कि नहीं बन गया? बना लीजिए। इससे ज्यादा कार्बन पे बात नहीं करेंगे, इस बार मैंने कुछ ज्यादा बात कर दी है, पुराने बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहां लिख लेना बेटा, यहां लिख लेना स्टेबिलिटी। इस वाले केस में स्टेबिलिटी किसकी होगी? सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। रीजन बताओ। यहां लिख रहा हूं, ये किसके कारण आया है? बैक बॉन्डिंग कारण। ये जो पूरा पेज है ना जो मैंने यहां पे लिखवाया है, ये डेडिकेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली डेडिकेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में नहीं बात होती इस पे। आपको इस पर ध्यान नहीं देना ज्यादा। इधर देखो बेटा, कहां प्योर पी में, कहां sp2 में, इस पर ध्यान नहीं देना है। एंगल पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस सिंगलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, और सिंगलेट क्या होता है, जनरली स्टेबिलिटी क्या है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। जल्दी खत्म करो बेटा, इंडक्टिव फिर स्टार्ट करना है। चुन चुन कर आए हैं, मैंने भी पूरा साथ में लिखा बेटा आपके। रियल जीओसी में एंट्री आपकी कल से हो जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सब में आ जाओ। नहीं रहने दो, अभी चलने दो, एक दो दिन चलने दो। एक होती है ना टॉलरेंस लिमिट होती है, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे, अभी वहां नहीं पहुंचे ना, चलने दो। अभी मैं किसी कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तुम पढ़ाई करते रहो, मजाक मत समझो बेटा इसको, ठीक है ना? आओ चलिए, नाइट्रीन। नाइट्रीन नाइट्रीन आपका बेटा न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज है, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज है। वैसे हमने कल इस पे चर्चा करी थी। इन विच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू वन मोनोवैलेंट एटम आर ग्रुप। देखो वन मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप से, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रीन को रिप्रेजेंट करता है। देखो बेटा, एक क्या टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, फोर कैसे हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कल बताया था, बताओ। दिस इज कॉल्ड एल्काइल नाइट्रीन। अगले वाले का बताओ। वेरी गुड, इसका नाम है एसाइल नाइट्रीन। दिस इज कॉल्ड एसाइल नाइट्रीन। अगला मैं क्या लिखने वाला हूं? हाँ मतलब वो जो अगला लिखने वाला था वो यहां आ गया था, दैट इज CH3। दिमाग में चल रहा होता है और हाथ पता चलता है दिमाग से तेज चल रहा होता है, ठीक ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल नाइट्रीन। जो कि हम लोग पढ़ेंगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के समय। तो ये न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज है इन विच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू वन मोनोवैलेंट एटम आर ग्रुप। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो सारे बच्चे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे जवाब दो देख के। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या ये बॉन्डेड है? और ये कैसे हैं? एक बात तो सुनो, लोन पेयर है क्या इसके पास? हाँ लोन पेयर है, ध्यान समझना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बोलो रे, 2 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। अपने सिलेबस के हिसाब से बात हो रही है। इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। बस इससे ज्यादा चर्चा नहीं होगी इसमें, खत्म, नाम ही काफी है। निशांत, बात क्यों कर रहे हो? कह दो नहीं कर रहे, कह दो नहीं बात कर रहे सर, आप गलत सुन लिए, कह दो, कह दो बेटा एक बार। मैं कहना चाहता तो बात नहीं कर रहे सर। तो क्यों कर रहे थे बेटा?
गजब इंसान हो यार, तुम इसीलिए बह के वहां पहुंचे हो। मतलब इस क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपनी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। कौन कल कहाँ बैठा था, आज कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन कहाँ क्या कह रहा है, सबके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अपने नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ खिसक रहा है। चुन चुन कर आए हैं सब, ऐसे हम ही को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास हमने कार्बोकेटाइन पे चर्चा कर दी आज, कार्बन फ्री रेडिकल पे चर्चा कर दी आज, कार्बेनाइन पे चर्चा कर दी आज, कार्बीन आपने देख लिया, नाइट्रीन आपने देख लिया, एंड लास्ट जो आपके सामने आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। बेंजाइन, इस बेंजाइन पर भी चर्चा करते हैं। आइए ध्यान सुनने बेटा। ठीक है, और ध्यान सुनना। बेंजाइन जो होता है ना, दिस इज द हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। बेंजाइन कैसे बन रहा है, बेंजाइन को समझने से पहले बेंजाइन के फॉर्मेशन को समझते हैं, जो कि हमें पढ़ना है, SNAR रिएक्शन हम इसको पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड में इसको हम पढ़ेंगे, जब डाउच प्रोसेस से हम लोग फिनॉल बनाएंगे तो वहां एक चीज आएगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, यहां का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है। क्लास में इतने सारे बच्चे, जवाब कहीं से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा तेज बोलो ना यार। क्या है हाइब्रिडेशन इसका, और यहां का हाइब्रिडेशन क्या है, ये भी sp2 है। यानी ये जो बॉन्ड बना है किससे बना है, sp2 1s ओवरलैपिंग से बना है कि नहीं बताओ। अब सुनो प्यारे बच्चों, अगर हमने यहां पर ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, लाइक सोडामाइड NaNH2, या ले लिया हमने KNH2 इन लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लो टेम्परेचर पर भी ये अपना एक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और याद रखना बेस का काम क्या होता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। याद रखना बेस अगर हम बोलते हैं तो उसका रिलेशन किससे होता है, H+ से। बेस का मतलब हो गया H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो सोडामाइड है, NaNH2 है या KNH2 है, यहां से क्या ले जाएगा बेटा, H+ ले जाएगा। ये आपके सामने क्या इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा, क्या वो H के इलेक्ट्रॉन को लेके गया है कि H+ के फॉर्म में लेके गया है, H+ के फॉर्म में लेके गया है। ये हैलोजन है, ये भी इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। और हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, अब ध्यान समझना। तो आपके सामने पिक्चर क्या बन रहा है, एक ऐसा ऑर्बिटल जो क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसका बेटा, sp2, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक ऐसा ऑर्बिटल जो अभी भी क्या है, sp2, लेकिन वो कैसा है, वैकेंट है। क्यों रे वैकेंट हुआ, क्योंकि हैलोजन निकल चुका है X- के फॉर्म में, बोलो ना। यानी आपके सामने sp2 फिल्ड ऑर्बिटल एंड sp2 वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। और इसमें क्या हो जाएगी बेटा, ओवरलैपिंग, इसमें हो गई बेटा ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग के कारण एक नया बॉन्ड बनता है, यहां पर एक नया बॉन्ड बनता है, और यह एक पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इससे पहले आपने सुना था कि पाई बॉन्ड किससे बनता है, प्योर p ऑर्बिटल से।
किससे पढ़ा था? प्योर पी ऑर्बिटल से। लेकिन ये कैसा पाई बॉन्ड बन रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज। तो क्या अपन बोल सकते हैं दिस पाई बॉन्ड formed by sp2 ओवरलैपिंग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपकी इनऑर्गेनिक में भी आ सकता है, ऑर्गेनिक में भी आ सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, ये जो आपके सामने, ये इसे बोलते हैं हम लोग क्या? बेंजाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। ये बेंजाइन है। बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका क्या है? ये क्या है बेटा? ये भी sp2 है। क्या यहां का बता सकते हो? मैं एरो दिखा देता हूं, वो दिखेगा नहीं बेटा। यहां पे क्या है? ये भी क्या है? sp2। समझ में आओगे? नहीं आएगा बेटा, एक मिनट रुक जाओ। अभी भी नहीं हो गया? अच्छा, अब तो यहाँ, अच्छा उसका इंटरफेस ही वही है, यहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ वही करने वाला हूँ, ठीक ना। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो भी ना, ये वाला भी है, ये भी क्या बेटा आपके सामने? sp2। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इसके बारे में बताओ, ये भी क्या है? sp2 और ये भी क्या है? sp2। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चे जानते हो पहला ऑप्शन क्या आता है? 4 sp2 और 2 sp। 4 sp2 और 2 sp। तुम खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये जो बॉन्ड बना था, ईमानदारी से बताओ, क्या ये sp2 है कि नहीं? एक एस और 2 पी मिल गए, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्मेशन किया, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक प्योर पी बचा, एक प्योर पी बचा। उसने क्या बना दिया? क्या बना दिया? इसका प्योर पी मिलकर क्या बना चुके हैं? तो वो तो यह है ना, तो प्योर पी वाला पाई बॉन्ड तो ये है ना। तो जो नया बना है वो प्योर पी से कैसे बन सकता है? क्योंकि प्योर पी तो एक ही था ना। वो तो अंदर का पाई बॉन्ड बनाने जो दिखाई दे रहा है वो तो खर्च हो गया कि नहीं हो गया? तो जो नया बना है उसका नेचर अलग होगा, और वो किस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है? sp2। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं बेटा? तो इसमें लिख लीजिएगा बेटा, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन, हाँ इधर लिख दे रहा हूं मैं, इधर से, ये क्या है? sp2, ये भी क्या है? sp2। लिख लेना, ऑल कार्बन्स आर sp2 hybridized in बेंजाइन। वेरी गुड। बेंजाइन लिखना, बेंजीन मत लिख लेना, ठीक है ना। तो आगे लिख लेना sp2 कार्बन इजिकल टू कितने हो गए? ये लिख लो बेटा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ऐसे लिख लेना 6। sp2 कार्बन कितने इसके पास? 6 है। हाईली रिएक्टिव है, जल्दी बनते ही क्या है? रिएक्शन में यूज हो जाता है। ये जो बाहर का पाई बॉन्ड बना है ना, ये तुरंत टूट जाता है, ये तुरंत टूट जाता है और रिएक्शन में यूज हो जाता है। हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे बेंजाइन मैकेनिज्म। हाँ, अपन पढ़ेंगे हेलो, क्या नाम है, हेलो बेंजीन जब पढ़ेंगे ना, हेलो बेंजीन के रिएक्शन जब आप किसके साथ कराओगे? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो कि यहां से क्या H+ रिलीज करेगा। समझ में बेटा? उससे क्या बनता है फिर? फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। और ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्या लिखा हुआ आपके सामने? हाईली रिएक्टिव, बनता है तुरंत यूज हो जाता है। चलो बेटा, नाउ ये हमने समाप्त कर लिया क्या? बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब मुझे लग रहा है कि जितना मैंने पढ़ाया वो मोर देन सफिशिएंट है, क्यों रे? हाँ, अब स्टार्ट होने जा रहा है द न्यू टॉपिक। सबसे पहले हमने आपसे बात करी थी बॉन्ड क्लीवेज, फिर हमने आपसे बताई अटैकिंग रिएजेंट, फिर आपसे बात हुई दैट इज क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट।
concept to understand reaction mechanism में. And there is a fourth that is called electronic displacement effect in कोवैलेंट बॉन्ड. मैं बार बार फोकस कर रहा हूं किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड. पहले लिख लीजिए, आप पूरा लिखने का समय दिया जाएगा. क्या हुआ? क्या हुआ? चलो, तुम भी हो है क्या? कहीं गए थे क्या? अच्छा, थोड़ा मजबूत बनो यार, गजब इंसान है. सारे कमजोर बच्चे यहीं पे आ गए क्या? मतलब इससे ये पता चलता. इधर देखो, सामने देखो. चलो यार, ऐसा मैं क्लास में आने बाद कहीं जाता हूँ? मैं तो चाय भी पीता हूँ. मैं तो चाय भी पीता हूँ ना. डॉक्टर बनने जा रहे हो यार? पता चले कि तुम बहुत बड़े सर्जन हो कहीं के, बहुत बड़े सर्जन हो कहीं पे, और पता चले कि 5 घंटे का ऑपरेशन है, और वो स्टार्टिंग में 10 मिनट वाला बंदा था कोई. गजब इंसान है. बेटा देख लो, जनहित में जारी एक बात बोलना चाहता हूं. आज डेट कितनी है? 22. 23 से मैं नहीं देखूंगा क्लास में. 23 जुलाई से मुझे नहीं देखना है. अगर आप एक बार जाते हैं तो जाइए, फिर जाइए. आपको 10 मिनट का जो समय दिया जाता है ना, 10 से 15 मिनट का, आप सारा निपटारा करके आइए. सिंपल सी बात है. आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि आप जा रहे हो और मास्टर लेक्चर दे रहा है, फिर तुम आ रहे हो, तुम्हें पहले पता है कि मास्टर अंदर क्या बोल रहा है. समझ में है? आ जाओ. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत ध्यान समझना बेटा, आपको थोड़ा फर्क महसूस होगा. बहुत ध्यान समझना. दो तरह के इफेक्ट होंगे. एक का इफेक्ट नाम है परमानेंट इफेक्ट और दूसरे का नाम है टेम्पोररी इफेक्ट. एक परमानेंट इफेक्ट, दूसरा टेम्पोररी इफेक्ट. परमानेंट इफेक्ट वे इफेक्ट होंगे जो इफेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. क्या बोला बेटा? वो बोल दिया करो एक बार, ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. और टेम्पोररी इफेक्ट कौन से होंगे? इफेक्ट ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल कॉज. उसके आने से कुछ कुछ होता है, उसके ना आने से कुछ ना होता है. किसके? रिएजेंट के. किसके? रिएजेंट के. तो ये कैसा इफेक्ट हो गया? दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी इफेक्ट. क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ये ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ये प्रेजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज. जिसमें से सबसे पहला आपके सामने है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम आई इफेक्ट के नाम से बोलेंगे. दूसरा है मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम एम इफेक्ट, या इसे हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी बोल देते हैं. किस नाम से? रेजोनेंस इफेक्ट. दैट इज आर इफेक्ट. दैट इज आर इफेक्ट. तीसरा कौन सा इफेक्ट है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे हम किस नाम से बोलेंगे? एच इफेक्ट. क्या नाम? एच इफेक्ट. ये तीनों किस में आएंगे? परमानेंट इफेक्ट में. टेम्पोररी इफेक्ट में जो वेल नोन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम किस इफेक्ट के नाम से बोलेंगे? ई इफेक्ट. और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट. ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं? मुझे पता था, तभी तो मैंने पूछा. क्या ये अपने सिलेबस में है? सिलेबस में है, नाम नहीं है. सिलेबस में है, नाम नहीं है. अब मैं बता रहा हूं कैसे. अगर एक्सटर्नल कॉज के आने से पाई बॉन्ड में हलचल मच जाए तो वो कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक.
एक्सटर्नल कॉज के आने से, रिएजेंट के आने से पाई बॉन्ड में हलचल मच जाए तो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन एक्सटर्नल कॉज के आने से सिग्मा बॉन्ड में हलचल मच जाए, किसमें बेटा? तो क्या बोलते हैं? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप SN2 रिएक्शन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो ना। आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? एल्काइल हैलाइड, बोलो ना। तो जब आपके सामने रिएजेंट आता है तो उसमें भी पोलैरिटी कॉज होती है, उसे बोलते हैं क्या? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड, ये भी उसी नाम से प्रेरित दिख रहा है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड। परमानेंट इफेक्ट इन सिग्मा बॉन्ड, टेम्पररी, वो बात अलग है कि मैं भी आज के बाद इसका नाम नहीं लूंगा। जब आएगा रिएक्शन तो एक बार मैं आपको बताऊंगा। हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया बेटा? जनरली अगर हम बात करें, जनरली का मतलब क्या होता है? नॉट ऑलवेज। जनरली स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करें परमानेंट इफेक्ट में, तो जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को बोलते हैं माही इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? माही। अच्छा, जनरली का मतलब नॉट ऑलवेज। कुछ ऐसी भी जगह आएगा जहां ये ऑर्डर अलग हो जाएगा। जैसे आज एम इफेक्ट आई इफेक्ट से क्या है? ज्यादा। कुछ ऐसे एग्जांपल पढ़ेंगे जहां आई इफेक्ट एम इफेक्ट से क्या होगा? ज्यादा। तो माही से हम लोग याद रखेंगे, आप चाहे माही पढ़ लो और आप चाहे राही पढ़ लो। अगर आप मीजोमेरिक इफेक्ट की जगह रेजोनेंस बोल रहे हो तो राही बोल लो। मैं क्या बोलूंगा? माही। चाहे माही बोलो चाहे राही बोलो। हाँ, बढ़िया है। चले प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। आगे बढ़ जाए प्लीज सर, प्लीज प्रोसीड। लिख लो लिख लो, लिखने का पूरा समय लो, लिखने का काम करो। ए बेटा लिख लो, इतनी देर में फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा। तो फिर फोटो क्या खींच रहे हो? PDF मिल जाएगा बेटा। अच्छा ठीक है, बड़े रंगीन है आप, मतलब कॉपी आपकी, मतलब हर एक लाइन है ना। अच्छा, मैं अभी क्लास के बाद बाहर बैठूंगा थोड़ी देर के लिए। जिसने अभी तक पूरे नोट्स अच्छे से लिख लिए हैं अभी तक, सुंदर सुंदर अच्छे से 2-4 कॉपियां दिखा देना मुझे, ठीक है ना? सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नोट्स आ जाओ। चलिए, तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे अच्छे, खराब नहीं है। चलो हेडिंग डालो। अच्छा, ऐसे लाइन मत खींचे लगे है भैया। अभी पढ़ाई का काम हो रहा है तो पढ़ाई का काम करो। गजब इंसान है तुम्हारा, पढ़ने मन नहीं लगता क्या? इधर चलो लिखो, हेडिंग डालो। डर गया बेचारा। इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, या इसी बोलते हैं बेटा ट्रांसमिशन इफेक्ट या टी इफेक्ट। अब ये पूरा मैं बोल के डिक्टेट करा रहा हूं, आप इसको पहले लिखो, फिर एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अरमान का लवडब बढ़ गया। या छोटा मास्टर, वो तो बस कंट्रोल कर लेते हैं कि चलो अभी सिलेबस हो जाए पहले। ना बेटा ऐसा गलत मत सोचना बेटा, मुझे कल भी आना है पढ़ाने, ठीक है ना? लिखो, इट इज पहला लाइन, इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट। इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट। नंबर 2, partial displacement of sigma electron, partial displacement of sigma electron of sigma bond, partial displacement of sigma electron of sigma bond towards more en atom, towards more en atom
is called I effect, is called I effect. I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू EN डिफरेंस, ड्यू टू EN डिफरेंस, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट, it operates through it operates through sigma bond, it operates through sigma bond. Next point, I effect is distance dependent effect. I effect is distance dependent effect, that is magnitude of I effect decreases, that is magnitude of I effect decreases when distance increases, when distance increases, that is magnitude of I effect decreases when distance increases, and after 3 carbon it is considered as 0, it is considered as 0 or negligible, 0 or negligible. Next point, in I effect shared electron, in I effect shared electron does not leave their overlapping orbital, does not leave their overlapping orbital. Next point, I effect of CH bond, I effect of, ऐसे लिखना, of CH bond is considered as 0, ब्रैकेट में लिखना, H atom is taken as, H atom, H मतलब हाइड्रोजन, H atom is taken as reference atom, H atom is taken as reference atom. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार करके सुंदर, सुसज्जित और रंगीन शब्दों में लिख सकते हैं आप ये लाइन. क्या? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रिफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट. क्योंकि अगर आपके नीट में आया डेफिनेशन तो एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करेगा. टोटल कितने पॉइंट लिखा दिए मैंने? इसको लेके 7 हो गए होंगे, बोलो ना. पहला पॉइंट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ. अरे बोलो. फिर ये कौन सा पॉइंट हुआ? छठा. और ये पॉइंट 7वां. चलिए बेटा अब एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान समझना. सुनो प्यारे बच्चों, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन केयरफुली. अभी मैंने लिखा दिया, आपने लिख लिया. अब एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक एक लाइन को. कल की क्लास इतनी बेहतरीन आपको होने वाली है, जिन बच्चों को प्लस आई माइनस आई सीरीज याद नहीं होती है, ऐसे तुम तो गजब इंसान है. ठीक है, तुम माना कि तुम भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन बाकी को सीखने दो. सरप्राइज रहता है. कितने बच्चे जो प्लस आई माइनस आई सीरीज आज के पहले याद किए थे, याद हो जाता है लेकिन फिर भूल जाते हैं? एक दूसरे का हाथ जरूर देखना. इन हाथों की इंटेंसिटी देख लेना. आज के बाद ना याद करना पड़ेगा ना भूलोगे. वो हम आपको कल बताएंगे बेटा. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा अगला एपिसोड.
ठीक ना? हाँ, अभी तो इस एपिसोड में 10 मिनट है, ध्यान समझना, बूथ बूथ से घड़ा भरता है। आ जाओ, वापस आ जाओ। थैंक यू। कृपया विद्यार्थी घर ध्यान दें, ये जो आप थैले को ऊपर रखे हुए कृपया से किनारे करिए। हाँ, आ जाओ एकदम जैसे, इधर आओ। हमने आपके सामने बनाया, दिस इज द CH3 CH2 CH2 एंड Cl। ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उसके जवाब देते जाना है। बताओ, इस कार्बन और इस क्लोरीन में ईएन ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की ईएन ज्यादा है। क्लोरीन की अगर ईएन ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींच रहे होंगे? क्या क्लोरीन की तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे? अच्छा, तो एक बात बताना कि क्लोरीन पर चार्ज कैसा आएगा? अरे वाह, इस पर चार्ज आया माइनस और इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। क्या इस मॉलिक्यूल में तो अरे क्या इस मॉलिक्यूल में हमेशा ही ऐसा चार्ज रहेगा बेटा? बोलो है ना? क्या इस मॉलिक्यूल में हमेशा इसी तरह का चार्ज बना रहेगा? परमानेंट, पहला है परमानेंट इफेक्ट, मॉलिक्यूल है ये हमेशा पोलराइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन इससे हुआ क्या विशाल बाबू? इससे हुआ क्या? क्या यहां नेगेटिव चार्ज से यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास क्यों गए, शेयर क्यों हुए? क्योंकि उसकी ईएन। लेकिन जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस कार्बन की जेड इफेक्टिव बढ़ जाती है। यू नो अबाउट जेड इफेक्टिव? क्या होता है जेड इफेक्टिव? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ने से ईएन बढ़ेगा कि ईएन कम हो जाएगा? बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ने से ईएन बढ़ेगा, ईएन कम हो जाएगा? ईएन बढ़ेगा। तो अब बताओ, इस कार्बन से और इस कार्बन की तुलना में जेड इफेक्टिव ज्यादा किसका होगा? इस कार्बन का। फिर से सुनो, क्या इसकी ईएन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, चार्ज कौन सा? इसका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ने से इसकी ईएन, अब ये भी इलेक्ट्रॉन तो ये खींचेगा, तो फिर क्या इस पर चार्ज कौन सा आएगा? लेकिन क्या कंप्लीट चार्ज जनरेट हो रहा है कि पार्शियल? तो जो इंटेंसिटी होगी यहां पे वही होगी कि उससे कम? अगर उससे कम होगी, लेकिन जेड इफेक्टिव तो बढ़ा है, थोड़ा बहुत ये भी खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो प्यारे बच्चों बताओ, यहां पर कौन सा हो गया? डेल टू। तो क्या आप बता सकते हो इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? क्या डेल वन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगा बेटा? उसके बाद तो प्लस डेल की ज्यादा होगी, बोलो। उसके बाद क्या आएगा? और उससे ज्यादा कम क्या हो जाएगा बताओ? क्या आपके सामने ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो क्या हम आपके सामने एक चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे, प्यारे बच्चों समझना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट क्या हो रहा है? तो क्या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आई इफेक्ट क्या होगा? बताओ बच्चा, आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अभी एक क्वेश्चन का जवाब और देंगे आप लोग। बहुत सही जवाब दिया आपने, देखो अपने आप आपने आई इफेक्ट समझ लिया। बच्चे तो समझदार हैं, बस चुप रहो। अब ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। माना दिस इज द आयरन की रॉड, ये आयरन की रॉड है, और आपने मुझे पढ़ा है कि आई थिंक आपने थर्मल पढ़ा होगा, आपने कभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा कभी अपने लाइफ में, कभी ना कभी तो पढ़ा। आई थिंक 12th पास है, बाईपास कोई ना कोई होगा, लेकिन फिर भी पढ़ा होगा। अब ये ध्यान समझना, मैंने इसको हीट करना शुरू किया इस एंड पर। अभी स्टार्टिंग में दोनों जो एंड है वो एकदम कोल्ड है, एकदम कोल्ड है। अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, हीट करता गया, हीट करता गया, हीट। बेटा अभी दोनों क्या है, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, जब तक हीट करते जाओ, जब तक रेड हॉट ना हो जाए। हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया,
हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया। आपने देखा अभी स्टार्टिंग में दोनों एक जैसे थे, लेकिन हमने हीट करते गए, हीट अब एक ऐसा हो गया रेड हॉट। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, हर्ष आपका नाम है, आप अपने विवेक के अनुसार, सोच के अनुसार एक एंड आपको टच करना है, कौन सा टच करोगे? क्यों बेटा इधर क्यों नहीं टच किया? सर रेड हॉट है। अच्छा इधर जब आपने टच किया, एक मिनट, इधर जब आपने टच किया तो क्या ये पहले की तरह अभी भी पूरी तरह से वैसे ही कोल्ड है क्या? क्या थोड़ा थोड़ा ये हीटेड नजर आ रहा है क्या? यार हीट इधर कर रहे हो, इफेक्ट यहां कैसे आ गया? ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या मेरी बात सुन? क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट। उतना ही कि उससे कम इंटेंसिटी का, दूरी बढ़ने से इफेक्ट क्या हो रहा है? हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कहां हीट कर रहे हैं प्यारे बच्चों? यहां हीट कर रहे हैं। कहां हीट कर रहे हैं? यहां हीट कर रहे हैं। लेकिन क्या दूरी बढ़ने के साथ क्या इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है कि नहीं? लेकिन ट्रांसमिशन तो हो रहा है ना यहां तक, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का एक नाम और है क्या? ट्रांसमिशन। क्या हो रहा है? इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का एक नाम और क्या है बेटा? ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्या इतने मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? ट्रांसमिशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मैंने, भले मेरे हाथ जल गए तो उससे क्या हुआ? अब वापस आओ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ए रुक जा, तो पहली बात मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट पढ़ो, देख लो। इट इज, बोल सब लोग एक साथ पढ़ के सुनाओ, एक साथ पढ़ के सुनाओ। अरे यार दिस इज नॉट द सब्जी बाजार, एक साथ सिंक्रोनाइज होके बोलो। क्या लिखा है? इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या ये हमेशा इसी तरह से पोलराइज फॉर्म में होगा? परमानेंट होगा। नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इयोनेटर ड्यू टू इयन डिफरेंस। अरे बोलो है ना? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पढ़ो बेटा। इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट बताओ। आई इफेक्ट, हाँ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी आई इफेक्ट डिक्रीजेज व्हेन डिस्टेंस, बट आफ्टर 3, एक्सपेरिमेंटल है, आफ्टर 3 कार्बन इट इज कंसिडर्ड एज 0 या निग्लेजिबल। हाँ हमसे कंपेयर करने के लिए कहेगा तो हम कंपेयर कर देंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बोले तो 3 कार्बन के बाद क्या होता है? निग्लेजिबल या 0। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। अब सुनो, ये हमारे सामने है, प्लीज लिसन, देखो हमारे सामने ए बी मॉलिक्यूल है और हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? बी की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का मतलब क्या कहना चाहते हो? इधर सुनो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और ये ओवरलैपिंग एरिया है। ओवरलैपिंग एरिया बहुत ध्यान समझना, ये इनका ओवरलैपिंग एरिया है, यानी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। इसे हमने बोला ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। बहुत ध्यान देखना, दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। अब प्यारे बच्चों सुनना ध्यान से, जो इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा किसकी तरफ होंगे? थोड़ा किसकी तरफ होंगे? शिफ्टेड बी की तरफ। बी की तरफ अगर शिफ्टेड होंगे तो बी पर चार्ज कौन सा आएगा और ए पर चार्ज क्या आएगा? याद रखना, कितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कितना भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल को छोड़ते, क्योंकि अगर उन्होंने ओवरलैपिंग ऑर्बिटल को छोड़ दिया तो बॉन्ड ही और कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव बन जाएगा। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? बोलो है ना? तो सारे बात क्लियर हो गई। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? यह डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लीज लिसन केयरफुली। एक चीज और बोला कि CH बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट को क्या माना गया है? रेफरेंस। ये हम अगली क्लास में और क्लियर करेंगे, अगली क्लास में और क्लियर करेंगे जब हम प्लस आई और माइनस आई बताएंगे कैसे डिसाइड किया गया है। लेकिन आज के लिए किसी ना किसी को रेफरेंस माना जाता है, जैसे पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन को माना गया है, बोलो ना, उसी तरह से हमारे यहाँ CH बॉन्ड को माना गया है।
और इसका आई इफेक्ट माना गया है क्या, 0। अब उस 0 मानकर उसके आई इफेक्ट को प्लस आई और माइनस आई सीरीज बनाई गई है, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन डेफिनेशन को एक बार और पढ़ो, क्या लिख रहा है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बहुत ध्यान सुना, पोलराइजेशन, क्या सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। एक मिनट, क्या इसमें पोलराइजेशन हुआ था? उसके कारण इसमें पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण इसमें पोलराइजेशन हुआ। देन पोलराइजेशन इन द सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट। क्या इसके पोलराइजेशन के कारण इसमें पोलराइजेशन हुआ है क्या? दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव। फिर से बोलो एक बार, सब लोग बोलो, क्या बोला है? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। एक बार और बोलो, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond is called inductive। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? डन। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारा जो स्टार्ट होगा दैट इज, हाँ एक मिनट बेटा, अच्छा ये आ गया है, अच्छा ये डुप्लीकेट है, हाँ यहां से बोलो क्या बच्चा? बेटा इसके बाद निग्लेजिबल मान रहे हैं ना, तो यहां तो इफेक्ट तो हमेशा बना रह रहा है ना। हमें तो कम से कम यहां तक भी देखो तो इफेक्ट हमेशा मौजूद है कि नहीं? डन। चलो बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। वेलकम टू यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। आरएस कॉन्फ़िगरेशन है।